प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सीएम योगी ने यहां कुंभ 2025 को लेकर एक बैठक बुलाई, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में तकरीबन 3 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सीएम योगी ने कई जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, साथ ही नंदगोपाल गुप्ता नंदी और दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। इनके अलावा यूपी के मुख्य सचिव, डीजीपी, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठक में शामिल हुए। 2025 के कुंभ को लेकर यहां बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में सीएम योगी ने कुंभ 2025 को लेकर ये बैठक बुलाई। 3 घंटे तक बैठक चली, जहां सीएम ने जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, साथ ही अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव, डीजीपी, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठक में शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संख्या पहले से ज्यादा होगी। ऐसे में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दुरुस्त होनी चाहिए। साफ निर्देश इस बाबत दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये खास बैठक बुलाई थी। कुंभ 2025 को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जाएगी। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। श्रद्धालुओं की संख्या इस बार 2 गुना होने की उम्मीद है। रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाएगा। कुंभ से पहले दोनों माघ मेले ट्रायल के तौर पर होंगे। माघ मेले को कुंभ की रिहर्सल के तौर पर देखा जाएगा। विदेशी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों, विदेशी नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय से भी ली जाएगी मदद। कुंभ से पहले एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाया जाएगा। रात में भी हवाई सेवा की शुरुआत कराई जाएगी। साथ ही कुंभ क्षेत्र में कई हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। इस बार के कुंभ का स्लोगन स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और निर्मल कुंभ है। कुंभ से पहले शहर में 2 से 3 5 स्टार होटल खोले जाएंगे। संगम पर रोपवे की शुरुआत की जाएगी। लंदन के व्हील की तर्ज पर संगम व्हील स्थापित होगा। श्रद्धालुओं को बीमारी से बचाने के लिए वाटर एम्बुलेंस रहेगी। साथ ही शहर में कई फ्लाईओवर, ओवरब्रिज का निर्माण होगा। सड़कें चौड़ी होंगी, चौराहे खूबसूरत बनाए जाएंगे। 750 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को संवारा जाएगा। प्रयागराज में मोनो रेल भी चलाई जाएगी। संगम तक मेट्रो लाइन लाने की भी कोशिश होगी। मेला क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा शौचालय बनेंगे। ड्रोन कैमरे के जरिए क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। इस बार और भव्य टेंट सिटी बसाई जाएगी। प्रयागराज के आसपास के दूसरे शहरों का भी विकास होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयाग का सर्किट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालु प्रयागराज के साथ ही अयोध्या, काशी, विंध्याचल भी जा सकेंगे। कुंभ के सभी काम 2024 की दीपावली तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। जो आकलन किया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जो भी व्यवस्था है वो 40 करोड़ श्रद्धालुओं के ऊपर होगी और उसके लिए स्वच्छ कुंभ बनने के लिए 2 लाख टॉयलेट्स बनेंगे, जब पिछली दफे 1,20,000 बने थे। इसी तरह से अब की बार एक रिवर फ्रंट की भी तैयारी की जा रही है। अब की बार ड्रोन के माध्यम से जो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, क्राउड मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, ये सबको इस दफे देखा जाएगा। तो 2025 के कुंभ मेले का ट्रेलर माना जाएगा और उसकी तैयारी दिव्य और भव्य तरीके से हो। हम लोगों का आकलन है कि अगर अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे तो कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। डबल इंजन सरकार प्रयागराज के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। 2025 के कुंभ को लेकर योगी सरकार किस तरह से तैयारियां कर रही है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज की बैठक में ये कहा गया कि 2019 का जो कुंभ था वो ट्रेलर था और 2025 में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। यानी मकसद साफ है, संदेश साफ है कि 2019 से कई गुना ज़्यादा भव्य और दिव्य 2025 का महाकुंभ होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बढ़ते हैं आगे। अब बात यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की।
भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत की पटकथा लिखने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते किशनी और भोगांव में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने आज से लेकर 3 तारीख तक बूथ अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में जुट जाने के लिए कहा है। साथ ही पन्ना प्रमुखों को भी एक्टिव करने की बात कही है। वहीं मंत्री गिरीश यादव ने भी मैनपुरी में लगातार वे कैंप कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य यहां 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को अब भी आह्वान किया, काम हमने विभाजित करके और घर घर अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड के साथ हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में। सर, आप बूथ सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, बूथ से पहले पन्ने पर आप लगातार जिम्मेदारी डाल रहे हैं, सतत संपर्क अभियान की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये संपर्क अभियान आपका जो समाजवादी पार्टी का जो अवैध किला जैसे मैनपुरी कहते हैं उसको भेद देगा? नहीं, अब कोई किला किसी का नहीं है। अब आपने देखा होगा आजमगढ़ स्वयं अखिलेश जी ने त्यागपत्र दिया था, स्वयं आजमगढ़ रामपुर में आजम खान ने त्यागपत्र दिया था, भारतीय जनता पार्टी दोनों जीती। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि हमने जो सरकारों ने हमारी काम किया उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठा। सर्व समाज के लोग और उसके साथ साथ यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खड़ा है, क्योंकि देश के हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है और जिस जनता की जो अपेक्षा थी उस पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतर रही, इसलिए पूरी संपूर्ण जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम उसी से आए, उसी दल से, इनके एक एक चाल को, इनके एक उसको जानने का काम करता हूँ। ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं, इनसे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री के गले में जो माला पड़ी थी उसमें 3 फूलों की कमी थी। एक फूल आजमगढ़ वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल रामपुर वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल की कमी जो रह गई मैनपुरी की, और मैनपुरी की जनता, मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैनपुरी का एक बूथ का अध्यक्ष उस माला को पूरा करने का काम करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की और मैनपुरी में अपनी जीत का दावा किया। अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरी बहू डिंपल यादव इन दिनों मैनपुरी में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। डिंपल यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि मुलायम सिंह यादव की वजह से ही आज उन्हें मैनपुरी की जनता का स्नेह मिल रहा है। जो समर्थन मिल रहा है, मैं समझती हूँ वो नेताजी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी के नतीजों के बाद भाजपा के सारे दावे फेल साबित होंगे। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच खत्म हुई दूरियों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन डिंपल ने साफ कर दिया कि पूरा परिवार और मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ डट कर खड़ी है। जितना लोग प्यार कर रहे हैं, जितना लोग उत्साहित है, तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र की जनता समर्थन कर रही है चुनाव। डिंपल यादव ने केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार पर मैनपुरी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैनपुरी की जनता को पता है कि उसकी असल हितैषी कौन सी पार्टी है। मुझे लगता है पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है, कोई नई सड़कें नहीं बनी। और अब बात अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिए गए इशारे की, जिसके बाद सियासी बयानबाजी भी जारी हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरे के दौरान 2024 में लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ने की बात इशारों में कह दी। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के समय घर बैठकर क्या करेंगे, जहां से पहला चुनाव लड़ा था वहीं से लड़ूंगा चुनाव। इस पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के बयान को हताशा से भरा बताया है। 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोक रहे हैं, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। कन्नौज से चुनाव लड़ने का बयान इनका हताशापूर्ण इसलिए है कि चूंकि उनकी पार्टी के तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कभी भी भाजपा को ज्वाइन करेंगे तो उनकी पार्टी में टूट ना हो, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया हो। लेकिन जो भी है उनका स्वागत है, और आज जब वो कह रहे हैं कि कन्नौज से लड़ेंगे, यही 24 के बाद कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, भाजपा ने बेईमानी कर दी। और अब बात
खतौली उपचुनाव की करते हैं। खतौली में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर पर आरएलडी सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया ने तीखा हमला बोला है। मदन भैया ने कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मदन भैया ने कहा कि बात गुर्जर बनाम गुर्जर की नहीं है, सवाल किसानों का है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है। खतौली विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला हर रोज रोचक होता जा रहा है और मदन भैया की घेराबंदी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब बीजेपी ने यहाँ पहले से सोमेंद्र तोमर को मैदान में उतार रखा था, अपने मंत्री को, और अब जो है नंद किशोर गुर्जर भी यहाँ मैदान में आ गए हैं और मदन भैया की घेराबंदी कर रहे हैं। मदन भैया कितना इस चीज को लेकर क्या सोच रहे हैं, यही हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मदन भैया, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों ने ठान लिया है कि मुजफ्फरनगर से पुनः भाईचारा स्थापित करना है और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। अच्छा, जिस तरीके से आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या बातें पब्लिक और क्या मुद्दे लेकर आपके बीच आ रही है कि भाई हम तो ये चाहते हैं इसलिए आप? देखिए, हमारे मुद्दे वही पुराने हैं। भाईचारा स्थापित हो, गन्ने का समर्थन मूल्य मिले और समय पे मिले, बढ़कर मिले। बिजली के मीटर किसानों के ट्यूबवेलों पे ना लगें, सस्ती खाद मिले, समर्थन मूल्य मिले, एमएसपी मिले। हमारा कोई नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सारे मुद्दे ही एक किसानों के मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों को भाजपा ने माना भी था कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सब भूल गए। लेकिन जैसे भाई लोनी में तो आपकी लड़ाई चल रही थी आमने सामने की, तो वो लोनी की लड़ाई की आप खतौली में आ गई? नहीं, हमारी किसी से आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के साथ है और हमने 4 बार सांप्रदायिक ताकतों को ध्वस्त किया और अब भी जरा सी चूक दौड़ी सी रह गई, वो कसर अब पूरी हो जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ये बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर ये निशाना साधा। कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। बता दें कि आज ही इशारों में अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव वे कन्नौज से लड़ सकते हैं और इस पर ये बयान आया है, ये निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और ये ट्वीट किया है डिप्टी सीएम ने। लिखा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं। डिप्टी सीएम का ये ट्वीट है। 2024 में लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ये डिप्टी सीएम ने कहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर। उधर आगामी निकाय चुनाव के लिए सपा ने नई रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी मेयर, पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। वहीं नगर पंचायत उम्मीदवार भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य उम्मीदवार बिना सपा सिंबल के चुनावी मैदान में होंगे। चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी टाउन एरिया और नगर पालिका में बुरी तरह पराजित हुई थी और विपक्ष के लोग ज़्यादा संख्या में जीते थे। ये चुनाव किन कारणों से आगे बढ़ाया जा रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक मतदाता आरक्षण नहीं हुआ है और यही नहीं क्लियर है कि कौन कहाँ किस कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ पाएंगे। अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है। आगे आने वाला जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से क्योंकि स्थानीय लोगों का चुनाव है और स्थानीय निकाय, नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी हासिल करेगी। एक सवाल यह है कि क्या सारे चुनाव आप सिंबल पर लड़ाएंगे या केवल मेयर और जो अध्यक्ष है नगर पालिका, नगर पंचायत के, वही आप सिंबल पर लड़ाएंगे? नहीं, टाउन एरिया के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर निगम के मेयर और नगर निगम के पार्षद, ये सिंबल पर होंगे और टाउन एरिया, नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनका सिंबल। जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जानी है। तमाम सियासी दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस भी पूरी तरह से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के साथ ही सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी जिले जिले में अब घूम रहे हैं। कांग्रेस के नेता वार्ड, बार और नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषद में जाकर लोगों से मिलने के साथ ही संगठन को एक्टिव करने में जुटे हैं।
उपचुनाव में तो कांग्रेस नहीं गई किसी भी सीट के, लेकिन निकाय चुनाव में हम देख रहे हैं इस बार सक्रियता पहले से ज़्यादा नज़र आ रही। किस तरह से तैयारी है निकाय चुनाव की? इस वक्त लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और जोश है, और ये उत्साह और जोश ये भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। जो राहुल गांधी जी आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, तो सब जन जन में कांग्रेस का वही स्वरूप बसता जा रहा है जो पिछले 50 सालों से चला आ रहा था। इधर 4-5-6 सालों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो हर कोई यही चाहता है कि हम लोग जो है नगर निकाय के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने का कार्य करें कि हम लोग जुड़े थे, जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार जल्द ही मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराने की तैयारी कर रही है, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक शिक्षा जैसे विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई कर सके। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने रामपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे मुस्लिम बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कराया गया है। हमने इन मदरसों की सर्वे इसलिए कराई है, उर्दू, अरबी, फारसी ये लोग पढ़ें। हम इन्हें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विषय पढ़ाकर एनसीईआरटी का कोर्स देकर हम इन्हें आईएएस बनाएंगे, इन्हें हम इंजीनियर बनाएंगे, इन्हें डॉक्टर बनाएंगे। हम इन्हें इंसान बनाकर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें। कल सीएम धामी दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करने सीएम धामी पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में यहां वोटों की अपील की जाएगी। सीएम धामी कई कैबिनेट मंत्रियों की एमसीडी चुनाव में ड्यूटी लगी है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन आज काशी पहुंचे। अजय देवगन काशी के घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि काशी दौरे की शुरुआत अजय देवगन ने चेत सिंह घाट और रामनगर के किले से की। यहां उन्होंने शूटिंग के लिए अलग अलग लोकेशंस देखे। इसके बाद अजय देवगन ने काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी भी लगाई। काशी पहुंचे अजय देवगन को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। अजय देवगन ने भी अपने प्रशंसकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आपको बता दें कि अपनी अगली फिल्म भोला के कुछ हिस्सों की शूटिंग अजय देवगन बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में ही करेंगे। इसके चलते वे आज काशी पहुंचे। देश की नामी एफएमसीजी कंपनी बीएल एग्रो ने एक नई शुरुआत की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 के नाम रखने के अधिकार पाने वाली ये कंपनी पहली कंपनी बन गई है। बीएल एग्रो और रेलवे के बीच ये करार फिलहाल 1 साल यानी 2023 अक्टूबर तक रहेगा। ये देश में पहली बार हो रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का नामकरण का अधिकार पाने वाली बीएल एग्रो पहली निजी कंपनी है। इस ऐतिहासिक करार के साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के नाम अब नरीश प्लेटफॉर्म नंबर 14 और नरीश प्लेटफॉर्म नंबर 15 हो गए हैं। तो वहीं स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 16 का नाम अब बैलकोलू प्लेटफॉर्म नंबर 16 हो गया है। नरीश प्लेटफॉर्म 14 और 15 साथ ही बैलकोलू प्लेटफॉर्म 16 एरिया में डिस्प्ले भी लगेंगे, जिसमें बैलकोलू और नरीश के विज्ञापन दिखाए जाएंगे। इस साझेदारी में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के टहलने वाले एरिया में पैनल्स, बिलबोर्ड, विनाइल रैपिंग पर बीएल एग्रो की ब्रांडिंग के अधिकार भी मिले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 के रख रखाव की जिम्मेदारी अब एक प्राइवेट फर्म बीएल एग्रो को दी गई है। अगर बात करें तो बीएल एग्रो अपने जो ब्रांड है उसका इस्तेमाल अपनी ब्रांडिंग के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 में करेगा और इसके साथ साथ इन प्लेटफॉर्म्स की साफ सफाई और रख रखाव की जिम्मेदारी भी अब बीएल एग्रो कंपनी की होगी। अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 नरिश ब्रांड के नाम से जाना जाएगा, जो कि बीएल एग्रो का ही एक उत्पाद है। उसी की ब्रांडिंग इस प्लेटफॉर्म पे की जाएगी और उसके साथ प्लेटफॉर्म के रख रखाव के साथ साथ तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वहाँ पे वो बीएल एग्रो ही देखेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 बैल कोल्लू के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये एक ब्रांड है बीएल एग्रो का और उसी ब्रांड के नाम से ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 जाना जाएगा। और इन तीनों प्लेटफॉर्म की रख रखाव की जिम्मेदारी अब बीएल एग्रो कंपनी की होगी, जहाँ पे रख रखाव के साथ साथ साफ सफाई और तमाम सारी जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे वो यात्रियों की बैठने की हो या फिर पेयजल की हो, चाहे टॉयलेट्स की हो, इन तमाम सारी चीज़ों की सुविधाएं अब बीएल एग्रो कंपनी इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर देखेगी। कैप्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।